99.99% इवन मैं भी अपने टाइम में गलती करता था, सोचता था यार मैं टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो करता। तो ये जो चीज है ना, ये गेम चेंजर है। बट मैं वो परफेक्ट वर्जन अभी हूं ही नहीं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि नीट 26 एग्जाम में बस 5 महीने बचे हैं, जिसमें से अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और ये आपके पास आखिरी चांस है और बेस्ट चांस है कम बैक करने का। क्योंकि अभी तक आप किसी भी कारण से अपने कॉम्पिटिशन से पीछे थे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा कर रहे थे। बट अब जो मैक्स आपका कॉम्पिटिशन है वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का टाइम आया है, इसमें बच्चे लेजी हो जाते हैं और उन्हें लगता है, अब लगने लगता है क्योंकि वो आपसे कुछ महीने पहले उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उन्हें लगता है यार काफी पढ़ाई कर लिया हमने, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो अब काफी टाइम है हमारे पास, रिवीजन कर लेंगे हम लोग, जब जैन एंड होगा, फेब एंड होगा, तो वो थोड़ा स्लो पढ़ने लगते हैं। और इसको मैं बोलता हूं एकेडमिक हाइबरनेशन। और इसमें आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप इस कॉम्पिटिशन को, जो अभी तक आपसे आगे था, उससे आप आगे निकल सकते हो, क्योंकि इस विंटर के टाइम में वो स्लो हो रहे हैं। और ये आपके पास बेस्ट चांस है कि अगर आप यहां से कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो अपने अच्छे पेस के साथ, तो ये जो बच्चा जो स्लो हो रहा है और सोच रहा है कि इस पॉइंट से वो पेस बढ़ाएगा और आपको बीट कर देगा, तो वो पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी और आप इस बच्चे से आगे निकल सकते हो। और इसलिए अगर आपने ये चांस लूज कर दिया तो आगे आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आप इस बच्चे से आगे निकल पाओगे। और इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉइंट का अच्छे से यूज कर लिया और आप इस बच्चे की तरफ स्लो नहीं हुए, तो आप यहां से आगे निकल सकते हो। और कैसे कम बैक करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब ये अचीव कर पाने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ही आपके पास नहीं होगा तो आप ये सोचोगे ही नहीं कि यार दिसंबर आ चुका है और मुझे स्टार्ट करना है। और अगर आपने स्टार्ट कर भी दिया और फिर मान लो 2-3 दिन के बाद आपको लगने लगा यार पॉसिबल नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उसको वहीं पे छोड़ दोगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट तो आप कर लोगे मोटिवेशन से, इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो गए, आपने स्टार्ट कर दिया, बट 2-3 दिन के बाद अगर आपने उसको छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको एक हैबिट बिल्ड करनी होगी। अब दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबका मोटिवेशन जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मेरे को मोटिवेशन चाहिए होता तो मैं ये सोचता था यार मैंने ये जो ड्रॉप लिया क्यों लिया, मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट ही क्यों करी थी, मुझे डॉक्टर बनना ही क्यों था, ठीक है, मैंने ये जो ड्रॉप लिया क्यों लिया, मैंने स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में अपने आप से क्या प्रॉमिस करी थी, क्या मुझे इस बार फिर से अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को तोड़ देना, जो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, डेली वो जॉब पे जाते हैं ताकि मैं वो हर चीज यूज कर पाऊं जो मुझे चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, क्या मैं उसको फिर से ब्रेक कर देना चाहता हूं। रिलेटिव्स के जो टॉन्ट मिलते हैं प्रिपरेशन खत्म होने के बाद, जो रिजल्ट आता है उस समय जो टॉन्ट्स मिलते हैं, यार तेरे से नहीं होगा, तेरा बेटा मेहनत नहीं कर रहा है, वो सारे टॉन्ट्स आपके दिमाग में गूंजने चाहिए। तब आप मोटिवेटेड हो गए, यार नहीं कैसे छोड़ सकता हूं मैं, मेरे पेरेंट्स को क्या क्या सुनने को मिला था, मुझे क्या क्या सुनने को मिला था जब मेरा रिजल्ट खराब आया था। क्या आपको ये जो ड्रॉप का लूप चल रहा है ये आपको एंड करना है, कि आपको खत्म करना है और इससे बाहर निकल के यार अच्छी जिंदगी जीनी है, फ्रीडम चाहिए आपको, ये कुछ भी इनमें से रीजन हो सकता है जो कि आपको मोटिवेट कर दे। बट उसके बाद जो आप आगे काम करोगे उसके लिए आपको एक हैबिट बिल्ड करनी होगी। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने वाला हूं कि ये जो हैबिट है वो आप कैसे बिल्ड करोगे और 21 डेज तक आप कैसे कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे ताकि आगे आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन को एंड कर पाओ। अब इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि 21 डेज में एक हैबिट बन जाता है, तो इसको आपको 21 डेज की तरह ना देख के 3 हफ्ते के तरीके से देखना है, ठीक है। इसको 3 हफ्ते में तोड़ लो और उसके बाद हर एक हफ्ते को एक अलग से निकाल लो और कहो कि मेरे को बस ये एक हफ्ता अच्छे से मेहनत करना है। उसके बाद आप उसको और छोटा कर लो टारगेट को, कि नहीं एक हफ्ते में 7 दिन है, मेरे को बस रोज एक जो दिन है उसमें अपना 100% देना है। उसके बाद मैं अगले दिन के बारे में सोचूंगा, मेरे को आज का जो दिन है उसको 100% प्रोडक्टिव बनाना है। ये आपको सबसे पहले सोचना है और इस तरीके से आपको हर दिन का एक रफ प्लान बनाना है। आपको ये नहीं करना, देखो टाइम टेबल बनाने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मैं अगर कल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कल से कम बैक करने की सोच रहा हूं, तो मैं आज एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाऊंगा। इसमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी पहले दिन पर टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और मैं आज टाइम टेबल बनाता हूं बैठ के, एकदम बढ़िया से टाइम टेबल बनाऊंगा 12 आवर्स 14 आवर्स का, क्या मैं उस लायक अभी इंसान हूं कि मैं कल उठ के अचानक से 14 आवर्स की स्टडी कर दूं? नहीं, मैं जो टाइम टेबल लिख रहा हूं आज वो अपने परफेक्ट वर्जन को सोच के लिख रहा हूं, बट मैं वो परफेक्ट वर्जन अभी हूं ही नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाते हैं कभी काम नहीं कर पाता, वो मोटिवेशन खो देते हैं और वो कभी भी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाते। इसलिए आपको आज, अगर आप कल से प्रिपरेशन करने की सोचो तो आज आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको एक रफ प्लान बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको आज एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको टाइम टेबल बनाना है अपने 21 डेज को खत्म होने के बाद, मतलब कि 22 दिसंबर को। अगर आप 1 दिसंबर स्टार्ट कर रहे हो तो 22 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि यार मेरा टाइम टेबल है क्या। टाइम टेबल बनाया नहीं जाता है, टाइम टेबल पता किया जाता है कि यार मैं कितना कर सकता हूं, कितना पढ़ाई में कर सकता हूं, किस किस ड्यूरेशन में, मेरे लिए कौन सा ड्यूरेशन प्रोडक्टिव है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, मुझे कौन से टाइम में थ्योरी ज्यादा समझ में आती है, मैं कौन से टाइम में लेक्चर ज्यादा अच्छे से देख पाता हूं। ये आपको समझ में आएगा जब आप 21 डेज मेहनत करोगे। भैया यही तो मेन प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आता कि डेली टारगेट्स में क्या रखें क्या ना रखें, कोई ट्रैक करने वाला है नहीं, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी गोल्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अच्छा, अगर कोई आपको मेंटर कर दे और आपके लिए डेली टारगेट्स बना के दे दे और ये सब कुछ वो बिना आपसे कोई नेट 0 रुपीज चार्ज के कर ले, तो कैसा रहेगा? हैरान मत हो, अब ये टॉपर्स क्लब के साथ पॉसिबल है, जहां पे एम्स के टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 एंड अदर टॉप रैंकर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉपर्स क्लब के मेंटरशिप प्रोग्राम में आप अपने मेंटर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनका पर्सनल नंबर आपके पास रहता है। इसमें आपका मेंटर आपको पर्सनल रोड मैप बना के देता है कि आपको अपने टारगेट्स डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे हो कैसे कंप्लीट करना है, आपके वीकली
टारगेट्स क्या होंगे, आपके मंथली टारगेट्स क्या होंगे, ये बना के देते हैं। आपको क्या रिवाइज करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको आपके मेंटर बताते हैं। इसमें आपके कंसिस्टेंसी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेली ट्रैकर शीट दिया जाता है, जिसमें आपका डेली टारगेट क्या है वो आपको लिखना है और साथ ही साथ कितना कंप्लीट हुआ ये भी आपको लिखना है। और ये चीज आपके मेंटर चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये सारे फीचर्स आप नेट 0 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नीट 26 में सिलेक्ट हो जाते हो तो ये आपको 100% रिफंड कर देते हैं आपके फीस। और अगर आप सिर्फ इनके डेली ट्रैकर शीट को कंप्लीट करते हो तो आपको फिर भी 50% रिफंड मिल जाता है। अब ये एक सिक्योरिटी मनी के जैसा है, आपने अपने मेंटर को पैसे दिए, मेंटर ने आपका हाथ पकड़ा और आपको कॉलेज की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। अगर आप कॉलेज पहुंच गए तो आपको पूरा का पूरा फीस वापस मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ अपने मेंटर के साथ चलते रह गए हाथ पकड़ के, जो जो उसने बोला वो करते रह गए, तो आपको फिर भी 50% रिफंड इसमें मिल जाता है, जो कि दोनों ही केस में आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये प्रोग्राम आप सिर्फ 7499 में एक्सेस कर सकते हो, जो कि बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है टॉपर्स क्लब का। और क्योंकि ये लिमिटेड सीट प्रोग्राम है तो आपको जल्दी ज्वाइन करना होगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है या फिर पिन कमेंट से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको फीस एक बार में नहीं देनी है तो आप इंस्टॉलमेंट वाला फीचर भी यूज कर सकते हो, जो नीचे फोन नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप उनको कांटेक्ट करके इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हो। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो वीडियो में चलते हैं। और मैथ्स बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि उन्हें अगर कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आज एक बढ़िया टाइम टेबल बनाएंगे, परफेक्ट टाइम टेबल। कल उनसे वो फॉलो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस लायक अभी बने ही नहीं है और उनका जो जितना भी मोटिवेशन था वो सब ड्रॉप हो जाता है, यार मेरे बस की है नहीं। वो फिर से उसे डिस्ट्रैक्शन वाले लूप में फोन चलाने लगते हैं और कभी भी प्रिपरेशन को अच्छे से 21 दिन के लिए तो फॉलो ही नहीं कर पाते। इसलिए आपको क्या करना है, आज रफ प्लान बनाना है। मान लो आपका जो गोल है वो है मैं 13 to 14 आवर्स की स्टडी करूंगा, तो आज आपका ये गोल होना चाहिए कि यार मैं रफली कितने कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, अभी जिस लायक में हूँ मैं कितने घंटे की स्टडी कर सकता हूँ। और उसमें आपको 3 चीजें इंक्लूड करनी है। एक, लेक्चर नोट्स। अगर आप लेक्चर नोट्स अभी देख रहे हो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको टाइम रखना है। तो रफली आपको 5 से 7 घंटे का टाइम रख लेना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे हो। लेकिन जब आपका फाइनल टाइम टेबल बन के आएगा, जब परफेक्ट आप हो जाओगे कि मैं 5 से 7 घंटे आराम से बैठ लेता हूँ, तब जब आप 21 दिन बाद टाइम टेबल बनाओगे उसमें आप 6 से 8 घंटे के लेक्चर देख सकते हो। आपका जो भी बैकलॉग हो उसमें आप कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अभी नहीं कर रहे हो, एकदम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऐड करना है कि यार मैं 1 से 2 घंटे मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ये आपका रफ टाइम टेबल में ऐड होना चाहिए। जब आप ये फॉलो कर लोगे 21 दिन के लिए, फिर आप टाइम टेबल जब बनाओगे फाइनल, तो उसमें आप इस लायक होगे कि आप 3 से 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। रिवीजन आप एकदम नहीं करते हो तो आपको ऐड करना है कि बस मैं आधे घंटे 1 घंटे फॉर्मूला देख लूंगा, कुछ भी देख लूंगा, बायो की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, कोई टॉपिक पढ़ लूंगा, आधे 1 घंटे आपको रिवीजन ऐड करना है अपने रफ टाइम टेबल में जो आज आप बनाओगे, ताकि जब आप फाइनली 21 दिन बाद टाइम टेबल बनाओ तो वहां आप 2 घंटे की रिवीजन ऐड कर पाओ करंट सिलेबस के साथ। इस तरीके से जो आप रफ टाइम टेबल आज बनाओगे उसमें डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी कि आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, 7 घंटे पढ़ सकते हो, कि आपको 6 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाना है रफ प्लान कि मैं कल से इतने घंटे पढ़ूंगा, उसमें ये चीजें इतने इतने देर के लिए होगी। ठीक है, एक्जैक्ट टाइमिंग मेंशन नहीं करते। उसके बाद जब आप इसको फॉलो कर लोगे 21 दिन के लिए, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि 21 दिन बाद मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं कि मैं 13 से 14 घंटे की पढ़ाई कर पाऊं। ठीक है, एफिशिएंट स्टडी में कर पाऊं, सिटिंग मेरी ज्यादा होगी। अब इसके लिए आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको 21 दिन को नहीं देखना है, 3 हफ्ते नहीं देखना है, बल्कि आपको हर एक दिन को कंप्लीट करना है। उस हर एक दिन को भी मैं ब्रेक करवाऊंगा आपको आगे, लेकिन आपको हर दिन के टारगेट्स मेंशन करने हैं और ये आपको सोने से पहले करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नहीं करना है कि सुबह उठने के बाद मैं टारगेट लिखूंगा और मुझे क्या करना है सोचूंगा। वो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। सोने जा रहे हो, वैसे भी उसमें फोन स्क्रॉल करते हो, तो वहां पे सोने से पहले सोच लो कि मैं अगले दिन क्या करूंगा, कितने कितने देर के लिए करूंगा। एक्जैक्ट टाइमिंग मेंशन नहीं करना कि मैं 6 से 7 ही करूंगा, 8 से 9 ही करूंगा, ये नहीं करना है आपको, बल्कि आपको ये घंटे मेंशन करने कि मैं 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, 1 घंटे रिवीजन करूंगा, ये आपको मेंशन करना है। तो उस तरीके से आपको एक रफ प्लान बना लेना है, क्या रिवाइज करना है, कल मैं किस चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, कल मेरे कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर्स है, ये आपको रफली मेंशन कर लेना है, कितने घंटे के लिए मैं करूंगा। ठीक है, और ये टारगेट जो आप बनाओगे, पहला टारगेट जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको प्रैक्टिकल जो भी टारगेट्स आप कर सकते हो वो रखना है, ना कि आइडियल टारगेट्स। आइडियल टारगेट्स का मतलब ये होगा कि मैं 13 से 14 घंटे कल ही पढ़ लूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि मैं 6 घंटे कैपेबल हूं पढ़ने के लिए, तो मैं 6 घंटे का ही शेड्यूल बनाऊंगा अपने पहले दिन के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब रात को आपने प्लान बना लिया कि मुझे कल क्या करना है। जब आप कल सुबह उठोगे, ठीक है, वेकिंग टाइम पे मैं बात करूंगा अभी, जब आप कल सुबह उठोगे, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मोस्ट ऑफ द बच्चे 99.99% इवन मैं भी अपने टाइम में गलती करता था, सोचता था कि यार मेरे टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो पाता, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूं, वो ये है कि सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, वो आपको ऐसा डोपामिन स्पाइक देगा कि फिर आपको पूरा दिन ऐसा बोरिंग लगेगा, आपको नींद आएगी, आपको लगेगा यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या ही करना है मुझे, बाहर में जाए जो मैंने सोचा था मेरा गोल, मेरे को टारगेट मेरे को नहीं करना है, नहीं, आपको ऐसा फील होगा, आपको कुछ करने का नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सुबह उठते 2 घंटे रील स्क्रॉल कर लिया, आपने किसी बढ़िया गाने की मोटिवेशन लाइन देख ली, स्टेटस देख लिया, आपको अब दिन भर गाने सुनने के से जो भी हार्ड काम है वो आपको बोरिंग लगेगी। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। सुबह उठने के 2 घंटे तक आपको कोई भी फोन स्क्रॉल नहीं करना है, जो आपने रात को टारगेट्स लिखे थे वो देखना है और सीधे सीधे उस काम पे बैठ जाना है, बिना कुछ भी सोचे। सोचना ही नहीं है, जैसे ही आप सोचोगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आपको बिजी रखोगे तो ना ही आप डिस्ट्रैक्ट होगे और ना ही आपको ये लगेगा कि यार मैं मोटिवेटेड रहूं कैसे। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टारगेट है, यार मेरे को ये खत्म करना है, इतना सारा टारगेट है, 6 घंटे में कैसे खत्म होगा, मेरी तो अभी कैपेसिटी 6 घंटे बैठने की। तो ये देखना है और आपको बैठ जाना है काम पे। अगर आप ये कर लेते हो, सिर्फ ये कर लेते हो, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं भैया हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे मोस्ट ऑफ द बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ ये करने से। तो ये जो चीज है ना, ये गेम चेंजर है, इसको आपको गेम से निकालना है। ठीक है, रवि शास्त्री की लाइन सुनी होगी आप लोगों ने, जो भी क्रिकेट देखते हैं, पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच। तो वैसे आपको फोन को नीट प्रिपरेशन से निकाल देना है। ठीक है, एटलीस्ट 2 घंटे, जो सुबह का 2 घंटा है वो आपको फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है उस समय। अब देखो, सुबह आप उठ गए, सुबह उठने की टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो कब उठना है, तो ये बहुत सारे डाउट रहता है कि भैया कब उठे। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या किसी भी एल्डरली से पूछोगे तो बोलेंगे सुबह उठ। ठीक है, सुबह उठना बेस्ट होता है, सुबह जो उठते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो नाइट आउल है वो सिलेक्ट होते हैं, हर साल सिलेक्ट होते हैं। तो इसकी दिक्कत नहीं कि आप उठ कब रहे हो,
प्रॉब्लम यह है कि जो भी आप टाइम फिक्स करोगे आपको अभी से लेके नीट तक उसी टाइम पे उठना है, ठीक है। और आपको एक टाइम रखना है कि मैं 6 से 7 घंटे की नींद लूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। 7 आवर्स की नींद आइडियल है, उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है आपके एज पे। 6 घंटे की नींद मिनिमम आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे की नींद आप ले सकते हो अभी, ठीक है। ऐसा भी माहौल नहीं है कि एकदम आपको 5 घंटे सोना है या 4 घंटे सोना है, तो वैसे भी दिन भी आएंगे, जब वैसे दिन आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन अभी आपको ये रखना है कि ऑन एन एवरेज मैं 6 से 7 घंटे की नींद लूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को कितना काम खत्म करना है। अब इसमें जो वेकिंग टाइम है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 7 बजे का रखता था क्योंकि मैं सुबह पढ़ना मुझे पसंद था, ठीक है। रात को मैं खाना खाने के बाद नींद आ जाती थी मेरे को, तो रात को मैं नहीं पढ़ता था। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम जो आपकी पढ़ाई वो सुबह के टाइम हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और रात को आप कम पढ़ो, ठीक है। अगर जैसे 2 बजे तक पढ़ लिया, 2:30 बजे तक पढ़ लिया, 3 बजे तक पढ़ लिया, इससे ज़्यादा लेट मत करो, ठीक है। ये नहीं किया कि सुबह 5 बजे सो रहे हैं और फिर दोपहर में 1 बजे उठ रहे हैं, तो ये साइकिल बहुत बेकार हो जाता है। ये नहीं करना है। बट एटलीस्ट एक डिसेंट टाइम रखो कि 6 बजे नहीं उठ सकते हो तो एटलीस्ट 7 बजे उठो, 7 बजे नहीं उठ सकते तो 8 बजे उठो, 9 बजे उठो। लेकिन एक टाइम जो भी आप फिक्स करोगे वो आपको उठना है, चाहे कितनी ठंडी पड़ जाए, चाहे कितना ही गर्मी पड़ जाए, और चाहे आपने रात को आप कितने भी लेट सोए हो, आपको इसी टाइम पे उठना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कितने बजे उठना चाहिए। उसके बाद आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने 2 घंटे आपको फोन नहीं चलाने बोला था, सुबह उठते जो 2 घंटे आपको फोन नहीं चलाना, उसमें आपको क्या करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, फोन आप चलाते हो तो उससे क्या होता है, फोन आपका बहुत ईजी है चलाना, उससे आपको बहुत ईजी काम में डोपामिन स्पाइक मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आप उसके क्या होगी, आप कोई भी हार्ड काम जो भी फोन चलाने से ज्यादा हार्ड है, ऑब्वियसली पढ़ना फोन चलाने से ज्यादा हार्ड है, तो आपको बोरिंग लगेगी। तो इसका उल्टा हम लोग कर सकते हैं, रिवर्स साइंस हम लोग इसमें लगा सकते हैं। वो ये है कि सुबह उठते आप सबसे हार्ड काम, सबसे बोरिंग काम जो आपको लगता है वो कर लो। तो उसके बाद का जो भी काम आप करोगे वो आपको ईजी लगेगा, उसमें आपको ज्यादा मन करेगा, मतलब कि यार मैंने हार्ड चीज़ सुबह खत्म कर ली, अब तो मेरे को जो भी सामने दिख रहा है वो इजी काम है उसके मुकाबले, भले वो बोरिंग है क्योंकि पढ़ना है, बट क्योंकि मैंने हार्ड काम कर लिया है सुबह, तो उसके मुकाबले उसके रिलेटिव बाकी सारी चीज़ें इजी है, तो आप वो कर पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बोरियत। तो यही मैं सबसे बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि सुबह उठते ही जो आपका सबसे हार्डेस्ट काम है वो आपको खत्म करना चाहिए, जो सबसे आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है वो करना चाहिए, जो सबसे आपका वीक है वो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सुबह 2 घंटे तक तो कोई लेक्चर नहीं देखना चाहिए। लेक्चर की टाइमिंग आप ऐसे रखो, ऐसे उठो आपकी लेक्चर जब भी आप उठ रहे हो उसके 2 घंटे बाद स्टार्ट हो। 2 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो यह मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटे में आप देखो, फॉर्मूला अगर आपके वीक है किसी के चैप्टर के, फिजिकल के फॉर्मूला देख लो 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है यार मैं बायो के किसी एक चैप्टर के किसी, फॉर एग्जांपल एनाटमी ऑफ फ्लाइंग प्लांट या फिर मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लाइंग प्लांट के एग्जांपल्स भूल जाता हूँ, या फिर मैं एनिमल किंगडम के एग्जांपल भूल जाता हूँ। कोई भी ऐसे रटने वाला चैप्टर जो कि आपको लग रहा है यार ये बहुत जल्दी निकल जाता है दिमाग से, बहुत वोलेटाइल है, तो उसके एग्जांपल्स देखिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक में आपके ग्रुप्स हो गए, उसमें एक ग्रुप को रिवाइज कर लिया आधे घंटे में। ऑर्गेनिक के कोई एक चैप्टर का रिएक्शन कॉपी से देख लिया, जो मैंने हिस्ट्री में कराया वैसे देख सकते हो वहाँ से। कोई बायो का आपको लग रहा है वीक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक है, मेरे को समझ नहीं आता है, सिर्फ उसको पढ़ लिया उस समय के लिए, तो आप 2 घंटे को ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जो मेरा वीक है, जो मेरा हार्ड है, जो मेरे को सबसे बोरिंग लगता है उसको मैं उस समय खत्म करूँ। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत हार्ड लगता है तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग करूंगा उसमें, ठीक है। आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो ये सब चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये 100% करना है कि सुबह उठने के बाद 2 घंटे ना फोन चलाना है, ना ही आपको लेक्चर देखना है, आपको उस समय कोई हार्ड काम करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली कि आपको 21 दिन को एक दिन में कैसे तोड़ना है, और एक दिन का जो टारगेट है आपको रात को बना लेना है, और फिर कैसे आपको कंप्लीट करना है उसको, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आप एक दिन कंप्लीट करने वाले हो उस दिन में भी आपको उसको एक स्लॉट्स में बांट लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी सिटिंग हैबिट डेवलप ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया, अभी छठ दिवाली आ गया था, तो उसमें बहुत बच्चे कह रहे थे कि भैया हमारा जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक हो गया, तो अब वापस कैसे रिबिल्ड करें। तो वापस रिबिल्ड करना अगर आपको है तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेने होंगे। तो छोटा टारगेट मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको रात को सोने से पहले ही टारगेट लेकर है। उसके बाद उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अब अपने दिन को स्लॉट्स में बांट लो। सुबह उठते 2 घंटे आप फ्रेश हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना ही आपको नींद आ रही होगी, नहीं आपको बोरिंग लगेगा, तो आप 1-1 घंटे का उसमें अपना स्लॉट रख सकते हो, ठीक है। तो 2 1-1 घंटे का स्लॉट मैं प्रीफर करता हूं कि सारे बच्चे जो 2 घंटे सुबह उठ रहे हैं वो 2 घंटा जो यूज करेंगे उसमें 1-1 घंटे का स्लॉट रखें, उसमें 5 मिनट का ब्रेक वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे वो यूज कर चुके हैं। अब मान लो उनका जो अभी कैपेसिटी है पढ़ने का वो 8 घंटे का है, तो 2 घंटे उन्होंने सुबह खत्म कर लिया, 6 घंटे का टाइम बचा। अब क्योंकि वो थोड़ा थक चुके होंगे, अब वो 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, उनका 30 मिनट्स के बाद मान लो उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं 45 मिनट्स का एक शेड्यूल स्लॉट रख सकते हैं, हर स्लॉट को 45 मिनट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हर 2 स्लॉट के बाद वो 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप 5-5 मिनट का ब्रेक रख सकते हो। ब्रेक में आपको कोई भी फोन स्क्रॉलिंग नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले 2 घंटे की पढ़ाई यहां कर ली, 6 घंटे जो आपके पास बचे उसको आपने 8 स्लॉट में बांट दिए, ठीक है, 45 मिनट्स के। इससे क्या होगा कि जब आप 45 मिनट्स की पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको ये टारगेट रखना है उस समय कि मैं पूरा दिन नहीं पढ़ने वाला, मुझे बस ये 45 मिनट का जो स्लॉट है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टाइमर सामने लगा लिया। इस टाइमर के अंदर एक टारगेट ले लिया अपने आपको कि यार मेरे को 3 पेज खत्म करने हैं, या मेरे को लेक्चर का इतना जो पार्ट है वो खत्म करना है नोट्स बनाते हुए। जो भी टारगेट लेना है, टारगेट अपने आपको दिमाग को देते रहना है कि हम लोग देखो कॉम्पिटिटिव इंसान है, जब तक आप अपने आपको कुछ गोल नहीं दोगे तो आपका दिमाग टेंड करेगा कि यार मैं इधर चला जाऊं, इधर शिफ्ट हो जाऊं, मैं वो कर लेता हूं। अगर आपके पास गोल है कि यार मुझे ये करना है, इतने टाइम में करना है, ठीक है, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इस टाइम पीरियड में आपको ये इंश्योर करना है कि मुझे ये काम खत्म करना है, और 45 मिनट्स के लिए बस वो काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे अगले स्लॉट में क्या करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को फोकस रखते हो और ये नहीं ओवरवेल्म नहीं होते हो कि यार मेरे को इतना कुछ करना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है स्लॉट्स में पढ़ाई करने का।
तो 45 मिनट करके जब आप ऐसे करके एक एक स्लॉट खत्म करते जाओगे, सुबह उठ के आपने अपने जो बोर्ड है या फिर पेज पे लिख लिया ऐसे उसको कट करोगे, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा मैंने एक स्लॉट खत्म कर लिया, दूसरा खत्म कर लिया। ऐसे करते करते जब आप आखिरी स्लॉट खत्म करोगे तो वो एक टाइम होगा जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार मैंने आज का जो काम है वो खत्म किया, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। इसमें 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो हर एक स्लॉट के बीच, और इसमें हमेशा टाइम लगा के पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी फोन स्क्रॉलिंग आपको नहीं करनी है, और ये स्ट्रिक्टली नहीं करना है। 21 दिन के लिए आपको फोन स्क्रॉलिंग नहीं करना है किसी भी स्लॉट्स में, सुबह उठ के तो बिल्कुल नहीं करना है, और किसी भी इन स्लॉट में पढ़ाई के बीच जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें फोन स्क्रॉलिंग नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, जो गैप लोगे उसमें क्या कर सकते हो, आप कुछ खा सकते हो, आप नैप ले सकते हो, सो जाओ। 5 मिनट का ब्रेक है, आप आधे घंटे सो, कितना सोगे, हर 45 मिनट के बाद तो नहीं सोगे। मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप थोड़ा सा चल के आ सकते हो कहीं पे, अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है, आप पुशअप कर सकते हो, 10 पुशअप लगा लिए, आप पुलअप बार कहीं पे है तो पुलअप्स कर लिए, कुछ भी कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप नैप ले लिया आपने 10 मिनट का, 5 मिनट का, जितना भी आप ले सकते हो उतना ले सकते हो। कुछ खाना है खा लिया, भूख लगा है तो ये कर, लेकिन फोन स्क्रॉलिंग नहीं किया, ठीक है। ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। आप कितना भी सोलो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फोन स्क्रॉलिंग जो आपको डोपामाइन हिट देगा ना, वो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी मान लो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पूरे दिन को 45 मिनट के स्लॉट्स में ब्रेक कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि हर 2 दिन बाद, अब आपको 6 घंटे पे तो रहना नहीं, आपको 12 आवर्स 13 आवर्स की स्टडी तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है कि हर 2 दिन बाद आपको एक स्लॉट बढ़ा लेना है, ठीक है। आज आपने 45 मिनट्स के मान लो 6 स्लॉट्स लिए, ठीक है, तो 2 दिन बाद आप क्या करोगे, उसमें 7 स्लॉट्स ले लोगे। एक एक स्लॉट आपको बढ़ाते जाना है हर 2 दिन के बाद। तो जब आप देखोगे 21 दिन खत्म होंगे आपके, तो आप ऑलरेडी 12 आवर्स की स्टडी में आ जाओगे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, ठीक है। कोई ड्रास्टिक जंप नहीं करोगे, जैसे कि आप मोस्टली लोग करते हैं कि आज मैं 6 आवर्स की कैपेसिटी रखता हूँ पढ़ने की, लेकिन मैंने टाइम टेबल बना लिया 12 घंटे की। अगले दिन मैंने किया, कोशिश किया, फुल मोटिवेटेड था, मैंने करने की कोशिश करी, मैं 10 घंटे तक फेल हो गया, 2 घंटे मेरा छूट गया, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं डिमोटिवेटेड हो गया, क्या मेरे से तो होता नहीं। अगले दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं सोया रह गया, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि आप छोटा छोटा जंप ले रहे हो, आप छोटे टारगेट ले रहे हो। मुझे 45 मिनट पढ़ना है, इतने टाइम में खत्म करना है, ये काम खत्म करना है। अब बिजी हो, आपको गोल पता है, और आप एक छोटे टारगेट ले रहे हो, तो आपका दिमाग जो है ना वो ट्रिक रहता है कि अच्छा मेरे को बस ये खत्म करना है, ठीक है, उसके बाद तो मेरे को आराम मिल जाएगा। ऐसे करके आप अपने आप को ट्रिक कर सकते हो स्टार्टिंग के कुछ दिन में। अब ऐसे करते करते जब आप 21 डेज कंप्लीट कर लोगे, तो जो 22nd डे को, 22 दिसंबर को, फॉर एग्जांपल अगर आप 1st को स्टार्ट कर रहे हो 1 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को जो आप टाइम टेबल बनाओगे तो वो कैसा दिखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं कि मेरा जो 14 आवर्स का टाइम टेबल था, जो कि मोस्ट एफिशिएंट टाइम टेबल मुझे लगता है, इससे एफिशिएंट टाइम टेबल नहीं बन सकता है, वो मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे करता था। सिलेबस जब मेरा खत्म नहीं हुआ था, जब सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तब कैसे करता था मैं, और रिवीजन जब मैं कर रहा था तब कैसे करता था, ठीक है। तो आप जिस भी फेज में होगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। पहले मैं सिलेबस फेज को बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट करें। तो मेरा जैसा मैंने बताया वेकिंग टाइम 7 AM का था, तो 7 बजे मैं सुबह उठ जाता था। उसके बाद 45 मिनट से 1 घंटा सुबह उठते ही मैं रिवाइज करता था। क्या रिवाइज करता था, जो मेरा सबसे वीक पार्ट है, सबसे हार्ड पार्ट है, क्योंकि मुझे डोपामाइन हिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता था, अपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकता था। आज मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज किया, तो एक दिन बाद मतलब ऑल्टरनेट डे पे कल मैं ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से मैं रिवाइज करता था वो पार्ट जो मेरा सबसे बोरिंग था, जो मेरा सबसे वीक था। इनऑर्गेनिक में मैं टारगेट रखता था कि 45 मिनट से 1 घंटे में 2 ग्रुप रिवाइज कर लूँ। ऑर्गेनिक में मैं कोई एक चैप्टर का रिएक्शन कॉपी देख लूँ, या मैं किसी चैप्टर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ थियरी है वो देख लूँ। डिपेंडिंग ऑन कि क्या मैं कर सकता हूँ आज, वो मैं उस दिन का डिसाइड करता था खुद ही। लेकिन मैं 45 मिनट से 1 घंटे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक रिवाइज करता था। उसके बाद जब मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरे को लेक्चर देखने थे, नोट्स बनाने थे, ठीक है। तो उसमें मैं 7 आवर्स में रखा था, इसमें मैं लेक्चर देखता था, नोट देखता था। और बायोलॉजी में क्योंकि मैं 1 शॉट देखता था, तो मैं 7 आवर्स में काम हो जाता था। इसमें मैं 10 से 15 मिनट के ब्रेक्स लेता था बीच में, जब मैं सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें लेक्चर नोट्स हो गए मेरे, और बायोलॉजी में 1 शॉट देख के एनसीईआरटी हाईलाइट कर लेता था। ये काम करते करते 4 बज जाते थे। उसके बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लेता था, जिसमें मैं सो जाता था, ठीक है। खाना वाना खा के मैं सो गया, एक नैप ले ली। उसके बाद इसमें मैंने कोई फोन नहीं चलाया, क्योंकि फोन चलाना जो है प्रिपरेशन खराब कर देगा। क्योंकि देखो आप ड्रॉपर हो, आपको 1 साल में इतना सारा चीज़ कवर करना है, आप कॉम्पिटिशन देख रहे हो। अगर आप कहीं पे भी फोन चला रहे हो ना, तो आप एक तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका गोल खत्म नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो हर तरह से नुकसान ही आपको। तो आपको फोन यहाँ पर नहीं चलाना। उसके बाद 5 घंटे का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रखता था, जिसमें मैं फिजिक्स को 1.5 से 2 घंटे का टाइम देता था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, केमिस्ट्री को मैं 1.5 से 2 घंटे का टाइम देता था, और बायोलॉजी को 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम देता था क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोर देन सफिशिएंट है। इतना टाइम अगर आप डेली दोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आपका हर एक सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद ये करते करते 10:45 के आसपास टाइम हो जाता था। फिर मैंने मान लो खाना खाया, डिनर किया। उसके बाद 1 घंटे 10 मिनट मैंने रिविजन के लिए रखा हुआ था कि रात को सोने से पहले मैं कुछ पार्ट रिवाइज कर लूंगा, एटलीस्ट जितना मेरे से हो सके। करते करते नींद आ गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिवाइज डेली करता था। तो बायोलॉजी रिवाइज किया, 50 मिनट इसमें गए, और फॉर्मुला रिवाइज किया 20 मिनट इसमें गए। तो इतना मैंने टाइम रखा हुआ था कि मेरे को बायोलॉजी रिवाइज कर लेना है, कुछ भी एक पार्ट, और फॉर्मुला रिवाइज कर लेना जो भी मेरे को वीक लगता है। तो ये मैं आपको अपने फाइनल जो ड्रॉप ईयर था उसका टाइम बता रहा हूँ, जब मैं सिलेबस को कंप्लीट करा था। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट रिविजन फेज आ गया था जनवरी के आसपास। तो वहाँ से मैंने रिविजन स्टार्ट कर दिया था। उस समय 7 बजे मैं उठ जाता था सुबह के टाइम, वेकिंग टाइम सेम था। 45 मिनट से 1 घंटा मैं सेम रिवाइज करता था, क्योंकि रिविजन करना है, अब रिविजन फेज है। तो इसमें मैंने ये चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरा अभी भी ये वीक है और ये मेरे को सबसे बोरिंग लगता है, सबसे वोलेटाइल लगता है। तो मैं सुबह उठते ही खत्म करूँगा इसको। उसके बाद मैं अब, क्योंकि मेरे पास लेक्चर नहीं देखने मुझे, तो मैं रिवाइज करता था। क्या रिवाइज करता था, 2.5 घंटे में अपने फिजिक्स को रिवाइज करता था। उसमें नोट्स रिवाइज करूँगा, थ्योरी हो गया, फॉर्मुला हो गया, ये देखूंगा। और मैं 2.5 घंटे में एक चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, 3 चैप्टर 4 चैप्टर जितना मैं कर सकता हूँ। मैंने एंड में जाते इसको बढ़ा दिया था, पूरा यूनिट रिवाइज कर सकता था मैं। तो ये मैं करता था।
और फिर उसके बाद 1.5 घंटे में फिजिकल रिवाइज करता था, जिसमें मैं नोट्स रिवाइज कर लिया या मेरे को एनसीईआरटी कुछ थ्योरी रिवाइज करनी तो वो मैं रिवाइज कर लेता था, फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, ये सब काम मेरा यहाँ पे हो जाता था। तो फिजिक्स मैंने रिवाइज कर लिया, यहाँ पे फिजिकल रिवाइज कर लिया, इसमें मैंने सिर्फ नोट्स और थ्योरी रिवाइज किया। उसके बाद ये करते करते 12:30 के आसपास टाइम हो गया। उसके बाद मैं क्या करता था, 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे को अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं दूसरे फेज में जा रहा हूँ अपने रिविजन वाले दिन के। तो उसमें मैंने क्या किया, 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, जिसमें मेरा एक नैप कंप्लीट हो गया, मैं रिफ्रेश हो गया। अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने यहाँ पे जो थ्योरी रिवाइज करी थी ऊपर, इसके अलावा किसी चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरा जो दिमाग है ना वो हर एक बहुत सारे चैप्टर को एक दिन में सोचे, क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में 3 घंटे में यही करना है, आपको 3 घंटे में बहुत सारे चैप्टर्स को अपने दिमाग में रखना है। तो अगर मान लो मैंने किसी 11th के 4 चैप्टर को यहाँ रिवाइज किया, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस उन 11th के चैप्टर्स के नहीं करूंगा, मैं 12th के किसी 2-3 चैप्टर के पीवाईक्यूज को रिवाइज करूंगा। तो इस समय मैं पीवाईक्यू को रिवाइज करता था, सॉल्व करता था टाइमर लगा के कि यार मैंने 2 चैप्टर मुझे सॉल्व करने हैं 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, और इसमें 2 से 4 चैप्टर, जब इनिशियल स्टेज में था तो 2 ही चैप्टर हो पाता था, बाद में 4 चैप्टर भी हो जाता था। तो ये मैं यहाँ पे करता था। उसके बाद 1.5 घंटे जो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिजिकल रिवाइज किया, तो उसके अलावा मैं कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक भी कर सकता हूँ, इनऑर्गेनिक भी कर सकता हूँ, मैं जो भी मेरा उस दिन का टारगेट होगा वो मैं यहाँ पे रिवाइज करता था, लेकिन पीवाईक्यू रिवाइज करता था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का रेस्ट ले लेता था, फिर 7:30 के बाद मैं बायोलॉजी रिवाइज करके अपना काम खत्म करता था उस दिन का। तो इस तरीके से मैं रिविजन होता था, 4 घंटे मेरा यहाँ पे बायोलॉजी का रिविजन हो गया, और ये मेरा 14 आवर्स का एफिशिएंट शेड्यूल था, जो कि मैंने रिविजन के लिए तो फॉलो किया ही था। 3 महीने मैंने अच्छे से फॉलो किया इसको, जिसके कारण मैं लास्ट में सिलेक्ट हो पाया था। तो ऐसा कुछ शेड्यूल आपका बनना चाहिए जब आप इस जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इसको कंप्लीट करते हो। 22 दिसंबर को आपको कुछ ऐसा टाइम टेबल आप फॉलो करने लायक बन जाओ। इस तरीके से आप इस बार अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। ये कमबैक जो है आपका पर्सनल होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए यार ये कमबैक अगर नहीं किया तो फिर जिंदगी भर के लिए मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, और फिर मैं हर साल ड्रॉप वीडियोस देखते रह जाऊंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। जो भी करना है आपको खत्म करना है। प्रिपरेशन मेरे को बेस्ट देके देख लेना यार मैं किस काबिल हूँ, ठीक है। नहीं होगा देखी जाएगी बाद में, लेकिन मैं 100% देके क्या कर सकता हूँ ये तो पता चले मुझे, अपनी पर्सनल लिमिटेशन क्या है ये तो पता करूँ मैं। एज ए इंडिविजुअल जो है ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए 100% मेहनत करके देख लो, जो हो सकता है। अगर आप नीट लायक होगे तो आपका नीट निकलेगा, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट यार मैं मेरे से नीट नहीं हो सकता। आप किसी दूसरे फील्ड में जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे ये सोचिए कि यार मैंने 100% नहीं दिया, ये फालतू में आपको इस लूप में घुमाते रहेगा। तो होप कि आपको वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। काफी दिल से मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सब कुछ जो मैंने इतने सालों में सीखा था मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। कोई बच्चा इस वीडियो में जो मैंने बोला है वो फॉलो करता है तो उसको इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है 22 डे को आके आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि यार भैया आपने जो बोला था मैंने फॉलो किया, मेरा डिस्ट्रैक्शन अब काफी कम हो चुका है, इंप्रूवमेंट हुई है, मैं टाइम टेबल फॉलो कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।